गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे। फर्दर हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और आज मेरी कोशिश रहेगी कि वीक 2 को हम पूरा कंप्लीट कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is eligible to enroll in the DVS Golden Circle program offered by DBS Bank India? डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम ऑफर किया गया है जिसका नाम है डीबीएस गोल्डन सर्कल। पूछा जा रहा है कि कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे उसके अंदर एनरोल करने के लिए। राइट आंसर है रेजिडेंट इंडियन सिटीजन एज 60 एंड अबव। जो भी इंडियन सिटीजन आपके 60 साल के हैं और उससे ऊपर के हैं वो इसके लिए कैसे होंगे, एलिजिबल होंगे। एक्चुअल में ये बैंक है कहाँ का, ये सिंगापुर का बैंक है, तभी इन्होंने वर्ड यूज किया है रेजिडेंट इंडियन सिटीजन एज 60 एंड अबव। डीवीएस बैंक इंडिया लॉन्चेस एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये है आपका डीवीएस बैंक, सिंगापुर के अंदर है। डीवीएस बैंक इंडिया हैज लॉन्च्ड डीवीएस गोल्डन सर्कल, अ प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। द प्रोग्राम डिजाइन्ड फॉर रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स एज 60 एंड अबव। उनके लिए बहुत ही अच्छे से एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव सी आपके इंटरेस्ट रेट बताए गए हैं कि अगर आप इतना परसेंट क्या करते हो, सेविंग करते हो, तो आपको इतना परसेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन है वो एनरोल करेंगे डीवीएस गोल्डन सर्कल में एंड दे कैन अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट पर एनम। अगर उनकी सेविंग कितनी रहती है आपकी 4 लाख टू 5 लाख, and they can benefit from an enhanced interest rate of 0.50 per annum on fixed deposit with tenure कितनी रहेगी आपकी 376 दिन से लेकर 540, तो 376 days to 540 days तक। To enhance security, the DVS Golden Circle program offers cyber insurance। साथ ही साथ में जैसे कि आपको पता है कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो साइबर इंश्योरेंस हो सके अच्छे से, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया है, साथ में ही कुछ प्रोग्राम अपने ऐसे ऑफर्स किए हैं जिसके साथ वो देंगे आपका 1 लाख तक का साइबर इंश्योरेंस कवरेज, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो साइबर क्राइम है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, कॉमन हो गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका जो डीवीएस बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये फाउंड हुआ था 1968 में। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और चेयरमैन है इसके पीटर सिया एंड सीईओ है इसके पीयूष गुप्ता जी। तो सीईओ आपको दिख रहे होंगे कि इंडियन नेम वाले हैं, पीयूष गुप्ता जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट भारत का सबसे पहला बन गया है जिसने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है, डीआरटीपीएस को क्या किया उन्होंने, इम्प्लीमेंट किया है। तो वो है आपका नागालैंड। नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस। सीएम नेफ्यू रियो, यहाँ के जो सीएम है आपके नागालैंड के, ये कौन है, नेफ्यू रियो है। तो इनकी जो गवर्नमेंट है और जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, इन्होंने साथ में मिलकर एमओयू किया और कहा कि हम जो डीआरटीपीएस हैं उनको क्या करेंगे, लागू करेंगे। और नागालैंड पूरे भारत का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है डीआरटीपीएस को। डीआरटीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, डीआरटीपीएस लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा टी किसके लिए स्टैंड करता है या पी किसके लिए स्टैंड करता है। तो जो भी कोई ऐसी टर्म आपकी न्यूज में रहती है तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीआरटीपीएस विल एड इन प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो नागालैंड है, नागालैंड के अंदर जो भी उनका स्टेट का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इकोनॉमिक लॉस होता है ड्यू टू डिजास्टर, तो उससे वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन कैसे होगी, इंश्योरेंस कवर देके। अगर इंश्योरेंस कवरेज अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो लॉस होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। The insurance covers the entire Nagaland, adding that the government will pay the insurance premium. If a disaster happens, the insurer will come to the rescue for
3 years फ्रॉम 2024 से लेकर आपका 2027 तक, 2024 से लेकर 2027 तक का पूरा जो आपका 3 ईयर का रहेगा टर्म। DRTPS स्पेशली रेलिवेंट है आपके इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर अकरेंसेस कॉज बाय क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बिल्कुल ही डिफरेंट जो अलग अलग से वेदर अकरेंस देखने को मिलते हैं, तो उन सब के लिए वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है तो उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है आपकी 7 सिस्टर। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी हमारी 7 स्टेट आती है मेजरली, उनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे ऊपर आपका आता है टॉप के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना भी क्लेम करता है कि ये उनका पार्ट है, लेकिन हमारे इंडिया का ही पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश। देन आपका आता है नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, न मा मी। देन आपका आता है असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। और इस तरीके से आपकी हो जाएंगी 7 सिस्टर कंप्लीट। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का जो हुआ, उसका जो 4th एडिशन था वो कहाँ पे हुआ? तो वो आपका भोपाल में हुआ, और मेजरली होता भी ये भोपाल में ही है। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड इन भोपाल, ये 30 से 31 जुलाई 2024 के बीच में हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? आपका CSIR AMPRI। CSIR क्या है आपका? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड AMPRI स्टैंड फॉर एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या रही? अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल, कि जो भी आपका नेशनल साइंटिफिक जो कॉन्शियसनेस है उसको अपग्रेड करना है इन अमृतकाल। अमृतकाल आपको पता है कि जो भी हमारे आज़ादी से लेकर अभी तक के जो आपके 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन है, उसको हमारे आदरणीय मोदी जी ने अमृतकाल से डिनोट किया है। तो थीम भी उसी से रिलेटेड है, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर फीचर थी इसके 6 सेशंस थे, अलग अलग टॉपिक, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा, इंजीनियरिंग एंड साइंस कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट डाइवर्स टॉपिक थे, उसके ऊपर यहाँ पे सेशन हुए थे अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज राजस्थान फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी अवियना एविएशन अकेडमी बीन लॉन्च्ड? राजस्थान ने अपनी पहली फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी, जिसका नाम है अवियना एविएशन एकेडमी, उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो राजस्थान ने इसे कहाँ लॉन्च किया है? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट, राजस्थान का जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है वहां पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है। राजस्थान फर्स्ट एविएशन एकेडमी लॉन्च एट किशनगढ़ एयरपोर्ट। आपको पता है एविएशन एकेडमी है तो मतलब कि जो भी आपका एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी आपकी किसी तरीके की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, वो यहाँ पे दी जाएगी। राजस्थान फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी हैज बीन लॉन्च्ड एट किशनगढ़ एयरपोर्ट इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो आपका किशनगढ़ एयरपोर्ट है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अजमेर में। CM भजन लाल शर्मा इनॉग्रेटेड द अवियन एविएशन एकेडमी इन किशनगढ़। आपको पता है कि यहाँ के CM जो न्यू बने हैं भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और फोकस रहा इसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाए एंड इनोवेटिव जो टीचिंग मेथड है उसका यूज किया जाए। तो आपका कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड की हेल्प से ये क्या करेंगे, इस एकेडमी में ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अचीव्ड the highest number of accreditations, assessments and ratings in the Shiksha education category under the QCI Swarajya framework? QCI means the Quality Council of India। जो आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्वराज्य फ्रेमवर्क है उसके अंडर जो आपका शिक्षा कैटेगरी के अंदर कौन सा स्टेट रहा है जिसने हाईएस्ट नंबर क्या किया, आपका अचीव किया है, चाहे एक्रीडेशंस की बात की जाए चाहे असेसमेंट की बात की जाए इन द एजुकेशन कैटेगरी, तो उसमें नंबर 1 पे आपका रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश। द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग द QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक एम्पावरिंग इनिशिएटिव डिजाइन था टू ड्राइव एक्सीलेंस अमंग स्टेट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स फॉर अ विकसित भारत, ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन्स की वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो जो कि हमारे एक विकसित भारत का एक क्या है, एक पैरामीटर है।
दिस फ्रेमवर्क इज कैटेगराइज अंडर 4 पिलर्स। ये जो पूरा फ्रेमवर्क था आपका क्यूसीआई का, ये 4 पिलर्स के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। शिक्षा एजुकेशन, जिसमें टॉप किया हमारे यूपी ने। देन स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के केस में। समृद्धि क्या होती है? प्रोस्पेरिटी। सुशासन मतलब गवर्नेंस, किसने अच्छा किया। तो शिक्षा और एजुकेशन में नंबर 1 पे कौन रहा? आपका यूपी रहा। लीड्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रीडेशंस, असेसमेंट एंड रेटिंग्स। और दिल्ली ने किया है आपका। अगर यूटी के केस में आपको पूछा जाए तो यूटी में कौन रहा आपका शिक्षा के फील्ड में टॉप पे? दिल्ली। ध्यान रखना, अगर यूटी पूछा है कि स्टेट पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। अगर हेल्थ की बात करी जाए तो हेल्थ में नंबर 1 पे आपका रहा है छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका, केरला, राजस्थान, मिजोरम एंड मणिपुर। तो इनको कंप्लीट सर्टिफिकेशन मिली है इन आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत। देन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को मिला। ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बताया इनको। मेडिकल एंट्री जो होती है आपकी लेवल टेस्टिंग लैब्स होती हैं, उसके बेस पे मिला है। चंडीगढ़ को 100% सर्टिफिकेशन मिला है आयुष्मान आरोग्य योजना के अंडर। JNK को भी मिला है 71.43% सर्टिफिकेशन आयुष्मान आरोग्य योजना एक्सेल्स इन मेल्ट। देखो ये जो भी है ना, आपने इसमें से मेजरली याद कौन सा रखना है? आपने याद रखना है कि शिक्षा एजुकेशन में क्यूसीए की द्वारा जो रेटिंग हुई उसमें नंबर 1 पे कौन रहा? यूपी रहा। अगर यूटी पूछी जाएगी तो दिल्ली रही। एक ये याद रखना है। दूसरा, अगर हेल्थ के केस में पूछेंगे कि कंप्लीट सर्टिफिकेशन जो है आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किसे मिला, तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 वाला आपने याद रखना है। वैसे तो सबको ही मिला है इनको, तो छत्तीसगढ़ को मिला है। अगर यूटी पूछा जाएगा आपसे तो चंडीगढ़ करना है। बाकी आप रीड कर सकते हो इसको, लेकिन मतलब कि जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो ज्यादा इनसे है। समृद्धि में गुजरात, कर्नाटक एंड राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। To which country is Purandar Highlands Farmers Producer Company Limited exporting its award-winning fig juice made from GI tagged Purandar figs? ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी काफी था। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे भारत का जो फिग जूस है, फिग होता है आपका अंजीर, ठीक है। तो फिग ये एक ऐसा फिग है जिसको जीआई टैग मिला है और इसको पुरंदर फिग बोला गया है। तो पुरंदर फिग को जीआई टैग मिला है और ये फर्दर क्या करते हैं, उसका जूस भी बनाते हैं। और कौन सी आपकी कंट्री है जहां को अब हम क्या करेंगे, इंडिया क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी इस फिग जूस को। तो वही क्वेश्चन है कि टू विच कंट्री इज पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। वो एक्सपोर्ट करेगी अपना अवार्ड विनिंग जो फिग जूस है, जो कि जीआई टैग पुरंदर फिग से बनाया गया है। कौन से देश को करेगी? पोलैंड को करेगी। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का जो फिग जूस है वो एक्सपोर्ट होगा पोलैंड के लिए। और पोलैंड आपको पता है कहाँ पे आता है? आपका यूरोप में। पुरंदर पुणे के अंदर है आपकी ये कंपनी। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इज एक्सपोर्टिंग इट्स अवार्ड विनिंग फिग जूस, जो कि आपका बना हुआ है जीआई टैग पुरंदर फिग्स का, वो पोलैंड को वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि जो पुरंदर फिग है उनको जीआई टैग मिला है, किस ईयर में मिला है, ये मुझे आप बताओगे सर्च करके। ये आपके लिए होमवर्क है और होमवर्क साथ में लिखते जाना, फिर उसका फोटो खींच के मुझे भी व्हाट्सएप कर देना। तो जीआई टैग पुरंदर फिग जो है कौन सी ईयर में मिला है पुरंदर फिग को जीआई टैग? दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की तरफ से जो फिग जूस है वो आपका यूरोपियन मार्केट में पहुंचेगा। एंड ये जो जूस होगा ये रेडी टू ड्रिंक होगा आपका, और काफी अच्छा इसका पेटेंट है, मतलब बहुत अच्छा, अच्छे जो भी क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसको प्रोविजनल पेटेंट वगैरह मिला हुआ है। And it receives accolades as CIAL 2023 and MacFruit Italy and the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority, जिसको हम अपीडा के नाम से जानते हैं, वो पूरी फैसिलिटी देगी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। दे फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द उपस्थिति पोर्टल? नाम से पता लग रहा होगा आपको, उपस्थिति मीन्स अटेंडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्कर टाइम पे नहीं आ रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो बात नहीं चलेगी। अगर हेल्थ वर्कर ही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, पेशेंट्स ही आपके प्रॉपर से अगर नहीं टाइम पे चेक होंगे, उनको फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिलेगी, तो कैसी बात बनेगी? तो क्यों ना हम इनके लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च करते हैं। तो इसलिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया और उसका काम है कि वो क्या करेगा, आपका ट्रैक करेगा डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर। और ये किसने किया है? ये किया है आपका सीएम जो कि झारखंड के हैं, हेमंत सोरेन। उन्होंने लॉन्च किया था उपस्थिति पोर्टल को टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन झारखंड। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बन गया इससे कि जो उपस्थिति पोर्टल है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है?
तो ये है आपका झारखंड का। सीएम कौन है यहाँ के? हेमंत सोरेन है। क्या करेगा उपस्थिति पोर्टल? जो भी आपके हेल्थ वर्कर होंगे उनकी जो अटेंडेंस होगी डेली की, उसको क्या करेंगे? ये ट्रैक करेंगे। और ये सिस्टम कैसे वेरीफाई करेगा? ऑनलाइन करेगा, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जिससे बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा। आपको पता है स्कूल्स में भी जॉब करना बहुत टफ हो गया है, खास करके प्राइवेट स्कूलों में भी, और इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छी बात भी, होना भी चाहिए। तो वहां पे भी क्या होता है, अब आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जब आप मॉर्निंग में भी करोगे और जब शाम को भी आपने करना है। नहीं तो बीच में क्या करते हैं, बंक कर लेते हैं, टीचर्स भी बंक कर लेते हैं। तो उन सब चीजों को ज्यादा अच्छे से करने के लिए, सब जगह नहीं होता है, कुछ स्कूलों में ऐसा होता है, कहीं कहीं केसेस में होता है कि टीचर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं बोलो, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्पा सुवर्णा कोकोनट वेराइटी? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक कोकोनट की वैरायटी है जिसका नाम है कल्पा सुवर्णा, उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है आपकी कि वो डवार्फ है, मतलब है तो छोटा सा, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया देता है, इल्ड बहुत अच्छी देता है। तो हाई इल्डिंग विद ग्रीन ओब्लोंग फ्रूट्स है, और स्वीट टेंडर कोकोनट वाटर है, और उसका जो कोकोनट वाटर है वो बहुत मीठा है। तो ये इसकी खासियत है, किसकी? कल्पा सुवर्णा। बोले तुम तो सोने जैसे हो, देखने को तुम छोटे से हो, लेकिन ईल्ड तो तुम बहुत अच्छी देते हो, और साथ में पानी भी बहुत मीठा है। तो ये है इसका राइट आंसर। पीएम टू अनवील न्यू क्रॉप वेराइटीज डेवलप्ड बाय आईसीआर सीपीसीआर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात, इसको जो आपका अनवील करने वाले कौन है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इनको अनवील किया है। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसी की जो आगे फर्दर सब्सिडरी है सीपीसीआर है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Prime Minister Narendra Modi is set to release 2 new coconut and 2 cocoa varieties developed by the ICR Central Plantation Crops Research Institute, कासरगोड। तो फुल फॉर्म भी आपको आगे सीपीसीआरए की क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे? कासरगोड के अंदर है। और 2 वैरायटी हैं, 2 कोकोनट की वैरायटी इन्होंने रिलीज की हैं, हम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और 2 इन्होंने कोकोआ की वैरायटीज क्या की हैं? लॉन्च की हैं। अब आपको इनके दोनों के ही नाम पता होना चाहिए कि कोकोनट वैरायटी कौन कौन सी है। यहाँ से बहुत अच्छा लेवल का मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी ये क्या है, किस चीज की वैरायटी है? अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा ये क्या है, कोकोनट की वैरायटी है। उसी तरीके से वो लिखेंगे VTL CH1 एंड VTL CH2, ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी वैरायटी है? कोकोआ की वैरायटीज हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे एप्पल की वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट की भी वैरायटीज होती हैं जो न्यूज में होती हैं, वो आपने एक अलग से पेज में लिखनी है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि HR HMN 99 क्या है ना? हमने पढ़ा था एप्पल के, जो हिमाचली एप्पल है। उसी तरीके से कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी क्या है? कोकोनट की वैरायटीज हैं। VTL CH1 और VTL CH2 क्या है? कोकोआ की वैरायटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज सिरोपेजिया शिवरायना डिस्कवर्ड? तो एक नई फूल की एक स्पीशीज आई है जिसका अभी डिस्कवर किया है जिसको, और इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम दिया है इन्होंने सिरोपेजिया शिवरायना। सिरोपेजिया शिवरायना, इसके नाम में ही आपको थोड़ा सा इसका मिल जाएगा, शिवरायना आया तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं इस पे जोर लगा रही हूँ। इसका राइट आंसर है इनसाइड द विशालगढ़ फोर्ट प्रीमाइसिस, जो आपका विशालगढ़ किला है उसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है। ये जो नई प्लांट की क्या है, आपकी फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज है। एक तो आपको दे दिया जाएगा साइंटिफिक नेम, और पूछा जाएगा ये हाल ही में इसकी खोज की गई है, बताइए ये किस चीज की स्पीशीज है? तो ये है आपकी न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज। कहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई है? इनसाइड द विशालगढ़ फोर्ट प्रीमाइसिस। न्यू प्लांट स्पीशीज सिरोपेजिया शिवरायना डिस्कवर्ड इन विशालगढ़। ये आप फोटो भी देख सकते हो इसकी अच्छे से। द नेम सिरोपेजिया शिवरायना ऑनर्स छत्रपति शिवाजी महाराज, रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स कल्चर हेरिटेज। तभी मैं बोल रही थी शिवरायना मतलब कि जो हमारे शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको ऑनर करने के लिए उन्हीं के नाम से मिलता जुलता इनका क्या है, नाम दिया गया है। जो स्पीशीज है आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टर्म होती है साइंटिफिक नेम में, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होती है। पहले जीनस लिखा जाता है, देन आपकी स्पीशीज लिखी जाती है।
एक चीज और, जब भी हम जीनस लिखते हैं उसका जो कैपिटल फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और अगर बात करेंगे स्पीशीज की तो वो आपका सारा कैसा होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है। और उसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे क्या क्या डिनोट किया हुआ है, सिरोपेजिया का सी कैपिटल है और शिवराइना का आपका सारे के सारे लेटर्स कैसे हैं, स्मॉल में। जो फर्स्ट लेटर वो भी कैसा है, स्मॉल है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ऑनर करने के लिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये एक एनिशिएंट फोर्ट है विशालगढ़ विलेज के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के ही अंदर पड़ता है आपका कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज एन एनिशिएंट फोर्ट सिचुएटेड एट विशालगढ़ विलेज इन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हिस्ट्री क्या है इसकी, ये 1058 में बनाया गया था सिलाहारा किंग मर्सिना के द्वारा, और इनिशियली इसे जाना जाता था खिलगिल के नाम से। इंपॉर्टेंट है, आपका थोड़ा हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक पार्ट भी उसी से ही बनता है, जो भी आपका करंट होगा उसी से आपका स्टैट भी बन जाता है। अगर विशालगढ़ फोर्ट न्यूज में था तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी विशालगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर पूछा जाएगा कौन से स्टेट के अंदर है। अगर स्टेट वहां पे लिखा होगा तो हम महाराष्ट्र करेंगे, अगर सिंपल नाम ही लिखे होते, कभी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के दे दिए होंगे आपके महाराष्ट्र की, तो कोल्हापुर करोगे आप। कब बना था, 1058 में। किसने बनाया था, शीलाहारा किंग मर्सिना ने बनाया था। पहले इसे खिलगिल के नाम से जाना जाता था। द फेमस दरगाह ऑफ हजरत सैयद मलिक रिहान मीरा साहेब विच इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट इज लोकेटेड इन द फोर्ट। तो इस किले में साथ में आपको दरगाह भी देखने को मिलेगी हजरत सैयद मलिक रिहान मीरा साहेब की, जो जिसे हजारों में यहाँ पे टूरिस्ट क्या करते हैं, देखने आते हैं, विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ग्रेट फोर रिंग यप्थिमा कैंटिली बटरफ्लाई रीडिस्कवर्ड आफ्टर 61 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू डिस्कवरी हो रही है। अभी अभी हमने देखा कि आपका एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज देखी हमने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जिसका नाम रखा गया है। अब एक और चीज यहाँ पे डिस्कवर हुई है, लेकिन ये डिस्कवर नहीं हुई है, ये रीडिस्कवर हुई है। इट मीन्स ये 61 ईयर पहले थी, अब इसको दोबारा से, मतलब फिर बीच में विलुप्त होगी, अब दोबारा से उसकी खोज की गई है, दोबारा से वो देखने को मिली है। और इसका नाम क्या है, यप्थिमा कैंटिली, और ये क्या एक बटरफ्लाई है। ये भी आपने ध्यान रखना है, आपको ना साइंटिफिक नेम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये बताइए ये क्या है, तो पता होना चाहिए यप्थिमा कैंटिली क्या है, बटरफ्लाई है। और ये पाई गई है आपकी नामदफा नेशनल पार्क में। ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, ये है आपका असम के अंदर। मानस भी आपका असम में। और बांदीपुर नेशनल पार्क मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा, हमने इससे रिलेटेड एक न्यूज पढ़ी थी और मैंने आपको बड़े एक मतलब ट्रिक्स ही बताई थी कि आप कैसे याद करोगे बांदीपुर नेशनल पार्क को। अगर किसी को याद है तो बता सकते हो आप, मैं हिंट दे देती हूँ। मैंने कहा था कि जो भी बच्चे ना नाटक करते हैं ना, उनकी मम्मियां उनको बांध देती हैं फिर टाइगर के साथ। अब शायद याद आ गया होगा आपको। गुजरात में है वो? नहीं, जो भी बच्चे नाटक करते हैं। यूपी में भी हो सकता है शायद। कर्नाटका। अच्छा कर्नाटक, अच्छा। हाँ, तभी बोल रही हूँ ना, नाटक करते हैं उनको बांध देते हैं। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटका में। और ये वाली जो आपको बटरफ्लाई मिली है, ये मिली है नामदफा नेशनल पार्क में। 4 रिंग बटरफ्लाई रिसर्फेसिस इन इंडिया। तो इस तरीके की है, इसके ऊपर आपको रिंग्स देखने को मिलेगी। और अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा नेशनल पार्क है। और प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछी जाए तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके की है, देखो बहुत सुंदर सी है। Recently, a four-ringed butterfly was rediscovered in the Namdapha National Park, Arunachal Pradesh, after 61 years. Yepthima cantili एक बटरफ्लाई की वैरायटी है। It was last reported in 1957 from eastern Assam, मार्गरेटा। जो असम के अंदर आपका मार्गरेटा वाला पार्ट है, वहां पे से पहले 1957 में रिपोर्ट किया गया था लास्ट टाइम। उसके बाद अब जाके ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है नामदफा नेशनल पार्क में। अब एक चीज और, आपको पता है नामदफा नेशनल पार्क न्यूज में आ गया, इट में और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो एग्जामिनर आपसे क्या करेंगे, वो आपसे अरुणाचल प्रदेश के जो और भी आपके नेशनल पार्क होंगे वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, वो वहां से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टेट न्यूज में है उससे रिलेटेड जो भी होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से और नेशनल पार्क है, वो आपने कल के लिए नोट डाउन करके आने हैं।
Next question. According to the recent cabinet announcement, what is the total amount invested in the 8 high-speed road corridor projects? रिसेंट में जो आपकी कैबिनेट की अनाउंसमेंट हुई है उसमें जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, बोला गया है कि जो आपके 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, 8 हैं, कितने बनाए जाएंगे? 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने आउटले कितना रखा है, मतलब कि पैसा कितना रखा है उसके लिए, तो वो है आपका 50,655 करोड़। ये आउटले आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, आउटले आपने याद करना है 50,655 करोड़। टोटल कितने नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर होंगे? अप्रूवल मिला है 8 को। तो इस तरीके के होते हैं। कॉरिडोर क्या होता है आपका? कोई आपका शॉर्टकट बोल सकते हो, या फिर जैसे हम घरों में गैलरीज बनाते हैं, है ना, आज की डेट में गैलरी वर्ड तो कोई यूज नहीं करता है, कॉरिडोर ही यूज करता है। एक रूम से दूसरे मतलब कि एक रूम से दूसरे रूम को जाने के लिए बना रहे हो, है ना, वो होते हैं कॉरिडोर। बस उसी तरीके का होगा, लेकिन यहाँ पे रोड के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। The government approved 8 national high-speed road corridor project of length भी याद रखनी है, 936 किलोमीटर, entailing investment of Rs 50,655 करोड़। आउटले आपने याद कर लेना है इसका अच्छे से। टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री, ताकि देश के अंदर कनेक्टिविटी अच्छे से बन सके, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं 8 आपकी। The implementation of these 8 important projects will generate an estimated 4.42 crore mandates of direct and indirect employment। और जब आपका ये काम चलेगा इसका, तो जब भी ये प्रोजेक्ट आपके मतलब बनेगा, तो इसमें जनरेट, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्या होगा, आपके लोग रखे जाएंगे काम करने के लिए। तो कम से कम 4.42 करोड़ मैंडेज, मतलब कि 4.42 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ट्रैवल टाइम जो आगरा से ग्वालियर के बीच में, वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। और खड़गपुर और मोरेगांव जो कॉरिडोर है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा आपकी वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को, वो बूस्ट करेगा। एंड हाईवेज नेटवर्क होंगे आपके जो भी कानपुर के अराउंड टू बी डीकंजेस्टेड बाय कानपुर रिंग रोड। नहीं तो वहां पे बहुत कंजेशन देखने को मिलता है, बहुत भीड़ भड़ाका देखने को मिलता है। जब कॉरिडोर बन जाएंगे तो वहां पे डीकंजेशन देखने को मिलेगी आपकी। अनलॉकिंग ग्रोथ ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ थ्रू कंप्लीशन ऑफ रायपुर रांची कॉरिडोर, तो वहां पे भी अच्छी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, जैसे ही आपका रांची और रायपुर कॉरिडोर बन जाएगा। फिर इसके बाद जो नया कॉरिडोर बनेगा आपका थरड और अहमदाबाद के बीच में, वो कंप्लीट करेगा हाई स्पीड रोड नेटवर्क को इन गुजरात फॉर सीमलेस पोर्ट कनेक्टिविटी। जो पोर्ट कनेक्टिविटी उससे क्या होगी, और बहुत बढ़िया तरीके से बूस्टअप होके आएगी। द गुवाहाटी रिंग रोड टू फैसिलिटेट अनहिंड्रड एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट। जब गुवाहाटी वाला कंप्लीट होगा तो गुवाहाटी रिंग रोड क्या करेगी, वो भी आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जो एसेस है उसको और अच्छे से उभार के बाहर लेके आएगी, और बढ़िया से फैसिलिटी प्रोवाइड होगी वहाँ पे। एंड ट्रैवलिंग टू अयोध्या विल बी मच फास्टर नाउ। और जो अयोध्या जाने के लिए जब से राम मंदिर बना है ना, राम जी का हमारा मंदिर बना है, तब से क्या लोग बहुत ज्यादा अयोध्या जा रहे हैं, खास करके भगवान राम जी के मंदिर। तो वहां के लिए भी क्या हो जाएगी, आपकी जो ट्रैवलिंग होगी वो अच्छे से हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। एंड 8 लेन एलिवेटेड फ्लाई ओवर कॉरिडोर सेक्शन बिटवीन पुणे एंड नासिक विल एलिमिनेट लॉजिस्टिक नाइटमेयर। जो रात का एक बड़ा बुरे सपने जैसा होता है आपको पुणे और नासिक के बीच में, कैसा नाइटमेयर मीन्स कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम, जिसकी वजह से कई तरह के एक्सीडेंट, तो वो सब चीजें क्या होंगी जब आपका 8 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाएगा वहां पे कॉरिडोर, तो वो भी क्या होगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा फिर। Next question. On August 5, 2024, the Supreme Court ruled that the authority of the Lieutenant Governor of Delhi to nominate 10 persons to the Municipal Corporation of Delhi is considered what type of duty? ये बहुत न्यूज में था आपका। इसमें क्या हुआ था कि जो दिल्ली के मतलब की गवर्नमेंट थी और साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता है कि दिल्ली एक यूटी है, वहां पे सीएम भी होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो हमारी कैपिटल भी है। तो उधर क्या हुआ था, तो 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रूल दैट की जो भी अथॉरिटी थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 10 पर्सन को। वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जो आपकी वहां पे गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, ऑब्जेक्शन कर रही थी उसके ऊपर। तो फिर बोला सुप्रीम कोर्ट ने उसको रूल किया, बोलते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको पूरा राइट है, वो 10 पर्सन को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज कंसिडर्ड व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है वो 10 लोगों को अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर सकते हैं दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उनको एड ऑन कर सकते हैं।
तो ये किस टाइप की ड्यूटी है उनकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की? ये उन्होंने जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी उनको। तो ये किस टाइप की ड्यूटी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ड्यूटी है, सॉरी। अब स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, देखो हमने ये बहुत बार ये चीज समझ ली है कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है जो बाय लॉ आ रही है, बाय एक्ट बनती है आपकी, तो वो स्टैट्यूटरी क्या होता है आपका, एक्ट के थ्रू, मतलब कि एक्ट के थ्रू आती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और उसी के अंदर जो आपको काम दिया जा रहा है वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी होगी। जिसका हमारे संविधान में जिक्र होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि आपने ऐसा करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होगी, है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है आगे कि आपने ऐसे करना है, या स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ जी गवर्नर जी आपने ऐसा करना है, तो वो हो गया एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, उसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एडवाइजरी ड्यूटी भी वही हो गया कि आपको उन्होंने क्या किया, एडवाइस दिया है कि हाँ आपने ऐसे से करना है। लेकिन ये कैसी है, ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मतलब ये बाय एक्ट या बाय लॉ आया है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स दिल्ली's लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट ऑल्डरमैन टू एमसीडी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली की। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीके सक्सेना जी, जो आपको दिख रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन August 5 हैज दैट द अथॉरिटी ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली टू नॉमिनेट 10 पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन to the Municipal Corporation of Delhi is a statutory duty attached to his office and he is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers। तो बोलते हैं ये इनकी statutory duty है, ये आप नहीं, इसके ऊपर जो भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दिल्ली की, वो आप इनको नहीं सलाह दे सकते हो, या आपसे बाउंडेड नहीं है कि आप इनको रोकोगे तो ये आपके रोकने से रुकेंगे। ये इनको अधिकार दिया गया है बाय एक्ट, बाय लॉ। अब बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जो कि अब रिटायर हो गए हैं, तो उस टाइम हमारे जो, अब एक नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए, आपने बताना है अभी प्रेजेंट में हमारे सीजीआई कौन है, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो सीजीआई आपके कौन है अभी प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस टाइम डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे और हमारे सीजीआई थे, एंड साथ में जस्टिस थे पी.एस. नरसिम्हा एंड जे.वी. परदीवाला। उन्होंने पूरा बताया कि द स्टैट्यूटरी पावर अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 3 VI टू नॉमिनेट पर्सन ऑफ स्पेशल नॉलेज वाज वेस्टेड इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द 1993 अमेंडमेंट टू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। तो कब आया था ये? दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में, जिसके तहत बोला गया था कि आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको पूरी पावर है कि वो 10 लोगों को चूज कर सकते हैं। 1957 टू इनकॉर्पोरेट द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थ्रू आर्टिकल्स। अब इस आपको पता कि अमेंडमेंट आई है, इट मींस कि आपके आर्टिकल्स में चेंजेस हुआ। तो कौन कौन से आर्टिकल में? 239 AA, 239 AB एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 9A रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटी। और ये जो पार्ट 9A है आपका वैसे भी रिलेट करता है म्यूनिसिपैलिटी से, तो उसमें ये सब चीजें फिर एड ऑन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region or country was the top exporter of agriculture produce in 2023? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रीजन है, कौन सी कंट्री है जिसने टॉप एक्सपोर्टर रही आपकी एग्रीकल्चर, मतलब कि आपका उन्होंने एग्रीकल्चर में इतना बढ़िया काम किया और सबसे ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किया दूसरे देशों को 2023 में। किसने टॉप किया? तो इसे टॉप किया यूरोपियन यूनियन ने। इंडिया रही अपनी 8th पोजीशन में, पहले भी हम 8th पोजीशन पे थे, अभी भी हम 8th पोजीशन पे रहे। इंडिया रिटेन 8th, तभी इन्होंने रिटेन वर्ड यूज किया है। इंडिया रिटेन्स 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स WTO's वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023। As per World Trade Organization, World Trade Statistics 2023, despite a drop in its agriculture export in 2023 to $51 billion from $55 billion in 2022, वैसे हमारा मतलब कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। मींस कि 2022 में हमने एक्सपोर्ट किया था $55 बिलियन का, $55 बिलियन का, और 2023 में हमने किया है $51 बिलियन का, मतलब कि $4 बिलियन का हम क्या किया, हमें ड्रॉप आया है। उसके बावजूद हमने अपनी 8th पोजीशन क्या रखी, मेंटेन रखी। वो कैसे रखी होगी? वो इस तरीके से हो सकता है कि जो बाकी जो हमसे ऊपर हैं 7, जो टॉप 7 है, उनमें भी कुछ ना कुछ क्या हुई होगी, ड्रॉप देखने को मिला होगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, तो तभी हमने क्या किया, आपका 8th जो पोजीशन थी हमने वो मेंटेन रखी। इंडिया मेंटेन इट्स, या फिर उनमें फॉल हुआ होगा कईयों में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम 8th के 8th में रहे, लेकिन फर्स्ट पे तो अभी कोई और आ गया, यूरोपियन यूनियन आ गया है। फिर उसके बाद इंडिया मेंटेन इट्स पोजीशन एज वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द ईयर एज 7 ऑफ द टॉप 10 एक्सपोर्टिंग नेशंस विटनेसेस अ डिक्लाइन। बल्कि जो टॉप 10 जो भी थे बोलते हैं उन्होंने सब में डिक्लाइन देखने को मिला है, तो उस वजह से भारत में भी डिक्लाइन देखने को जरूर मिला, लेकिन हमने फिर भी अपनी 8th पोजीशन बनाए रखी। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया की क्या पोजीशन रही है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 के अंदर।
The European Union maintained its top position in 2023 by exporting agriculture produce valued at $836 billion compared to, तो 2022 में इन्होंने किया था, यूरोपियन यूनियन ने कम से कम $799 बिलियन का एक्सपोर्ट, और 2023 में इनमें बल्कि ग्रोथ ही हुई है, टॉप पोजीशन पे ही रही है। पहले भी टॉप पोजीशन पे थे 2022 में और 2023 में भी टॉप पे रहे, लेकिन इसमें ड्रॉप नहीं हुआ है, इसमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। और सेकंड स्पॉट पे यूएस है, थर्ड पे है आपका ब्राजील और चाइना है आपका फोर्थ। तो शुरू के टॉप 3 याद रखने हैं आपने, और अपना इंडिया का रखना है आपने कि इंडिया कौन सी पोजीशन के ऊपर है। इंडिया 8th पोजीशन के ऊपर है, नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन, नंबर 2 पे यूएस, नंबर 3 पे है ब्राजील। अब ब्राजील के बारे में हमने कौन न्यूज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, ओरोपोच वायरस पढ़ा था हमने, कि वर्ल्ड में जो सबसे पहली कंट्री कौन बन गई है जहां पे ओरोपोच वायरस की वजह से डेथ देखने को मिली थी, तो वो भी क्या थी आपकी, ब्राजील। Among the leading exporters of agricultural products, Brazil and the European Union and Thailand increased their exports by 6%, 5% and 0.2% respectively in 2023। ये सिंपल सा बताया है कि कितना कितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया है और कितना उसमें ग्रोथ हुई है। तो यूरोपियन यूनियन में 6% की बताई है, और सॉरी आपके ब्राजील में 6% की बताई है, यूरोपियन यूनियन में 5% की बताई है और थाईलैंड में 0.2% की बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which Middle Eastern country blocked access to Instagram due to the removal of post about Hamas leader Ismail Haniya? ये भी बहुत न्यूज में रहा था आपका, क्योंकि जो टर्की है, टर्की ने बैन कर दिया था आपका इंस्टाग्राम को, ब्लॉक कर दिया था, कि मतलब कि टर्की के अंदर जितने भी लोग आपकी काफी ज्यादा तादाद में इंस्टाग्राम चलाते थे, उन्होंने जब इंस्टाग्राम को ही कंट्री ने ब्लॉक कर दिया तो कोई भी नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम ने एक आपका पोस्ट था हमास लीडर का, इस्माइल हानिया का, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया था, और इन्होंने उसमें मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि क्यों रिमूव किया, और उन्होंने क्या कर दिया, इंस्टाग्राम को अपने देश में ब्लॉक ही कर दिया। अब टर्की है, अभी स्पेलिंग इन्होंने यहाँ लिखी है ना, TURKEY टर्की लिखी हुई है, लेकिन टर्की ने भी अपना नाम चेंज कर दिया है। टर्की का जो न्यू नेम है वो तुर्की है, TURKIYE। और टर्की की कैपिटल क्या है, बताई थी मैंने आपको, टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की ब्लॉक्स इंस्टाग्राम एमिड सेंसरशिप प्रो, तो सिंपल सा है ये, और यहाँ पे है टर्की, सेंटर में आपको दिख रहा है, ये है अंकारा। टर्की ब्लॉक्ड एक्सेस टू इंस्टाग्राम फॉर इट्स 85 मिलियन पीपल, मतलब कि लगभग 85 मिलियन जो है आपके टर्की के अंदर क्या करते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे। फिर जब ये सब कुछ हुआ तो सबका इंस्टाग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was elected as the president of the Economic and Social Council ECOSOC for a 1-year term in 2024? तो जो इकोसॉक हमने बड़ी बार पढ़ लिया है, यूनाइटेड नेशन की ही एक फर्दर क्या है आपकी प्रिंसिपल ऑर्गन है। कितने प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, बताओ, मैंने बताया है आपको। 6 कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, फिर UNSC होती है आपकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, फिर आपका इकोसॉक होता है। इकोसॉक हमने पहले भी बहुत बारी न्यूज में पढ़ लिया है, जब बात करें मोदिम्स की, है ना, मोदिम्स पढ़े थे हमने, जिनको अभी इंडिया की तरफ से आपका 43rd जो बन गया है आपका यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर, जिसको डाल दिया गया है। और इकोसॉक आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, और सेक्रेटेरिएट है आपका UN का, इस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था, ICJ, और एक पढ़ा था हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ कोर्ट, है ना, ICC भी पढ़ा था हमने, वो नहीं आता इसके अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। तो 6 मेन ऑर्गन होते हैं आपके यूनाइटेड नेशन के, ये आपने अभी मैंने बता दिया, कल आपने ये अच्छे से रिवाइज करके लाना है। तो इकोसॉक आपसे पूछा जा रहा है, जो इकोसॉक है उसके प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट कर दिया गया है, तो ये इलेक्ट कर दिया गया है बॉब ब्रे को। अपनी रेस डालेंगे सारे इकोसॉक के अंदर, ये कुछ ऐसे करके रख सकते हो आप, बॉब ब्रे मतलब कि रेस डालेंगे अपनी, चाहे इकोनॉमिकली बात करो चाहे सोशल काउंसिल की बात करो, UN के अंदर अच्छे से काम करेंगे अपना। तो बॉब ब्रे बन गए हैं प्रेसिडेंट। बॉब रे कनाडाज एम्बेसडर टू UN, और बॉब रे कनाडा के एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के लिए। अब फाइनली इनको इकोसॉक का प्रेसिडेंट बना दिया गया 1 ईयर टर्म के लिए। द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड। जैसे यहाँ पे भी ये देखो यूनाइटेड नेशन है, पहले भी हमने किया ये ICJ
इसका क्या था, एक चीज हमने और कॉमन पढ़ी थी अगर आपको याद होगी, एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है आपका हेग नीदरलैंड के अंदर। बाकी जितनी भी यूएन की आपके 5 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उन सब का ही हेडक्वार्टर हमने कहाँ पे पढ़ा था, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और उसमें से भी आपका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसमें 2 जगह था, एक न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे चलो नोट्स मिल ही जाएंगे, पर इस वाले पार्ट को ना याद कर लेना अच्छे से कि जो आईसीजे है इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड के अंदर। बाकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। और जो इकोसॉक है उसका एक एक्स्ट्रा भी है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड पॉला नर्वेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चिली विल रिटायर प्रायर टू बॉब रे। तो बॉब रे ने किसको रिप्लेस किया है, पॉला नर्वेस को। उन्होंने बोला आप हर वक्त नाराज ही बड़े रहते थे, अब मुझे नाराज रहने वाला नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जो कोई अपनी रेस से कुछ अच्छा काम करे। तो नर्वेस जी को बोला आप हटिए और बॉब रे जी को बोला आप आइए यूएन ने, है ना। नेक्स्ट है आगे आपका, व्हाट वाज द गैस प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर 2023-24। इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है भारत ने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो गैस प्रोडक्शन कितना रहा 2023 से 24 के बीच में भारत का, तो ये रहा आपका 36.43 BCM। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ही हेल्स रिकॉर्ड गैस प्रोडक्शन इन द कंट्री। इन्होंने बोला बहुत ही अच्छी तादाद में हमने गैस प्रोडक्शन किया हुआ है। अवर सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द गोल ऑफ विकसित भारत। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सरकार, हमारी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक टारगेट रखा है, गोल रखा है कि हमें भारत को विकसित बनाना है ना, हमें विकसित बनाना है। तो उसी का एक टारगेट है कि बहुत सी चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहना पड़े तो उसी में से एक चीज है हमारी गैस को प्रोड्यूस करना। तो उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। द गैस प्रोडक्शन इन 2020-21 was 28.7 VCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स। वो इंक्रीज हो चुका है आपका 20-21 में इतना कम था और अभी 23-24 में हम कितना हो चुका है 36.43 BCM। The country is expected to reach 45.3 BCM gas production by financial year 26। जो हमारी 2026 तक का हमने टारगेट रखा है कि जो हमने कितना अचीव कर लेना है 45.3 BCM। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि एक्सेप्ट हमने कितना रखा है, कि इतना अनुमान रखा है कि हमने इतना क्या करना है, मतलब अचीव करना है 45.3 BCM कब के लिए, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और जो अभी प्रेजेंट में कितना हुआ है 23-24 में 36.43 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और ये जो रिपोर्ट है किसके अकॉर्डिंग आई है, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, जो कि कौन है हमारे हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेस। जो आपका विज्ञान रत्न अवार्ड है बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड में, उसके लिए किसे सिलेक्ट कर दिया गया है, तो ये मिलेगा प्रोफेसर जी पद्मनाभन को। प्रोफेसर जी पद्मनाभन जी को मिलेगा विज्ञान रत्न अवार्ड इन बायोलॉजिकल साइंस। नाम से पता लग रहा होगा आपको अवार्ड के नाम से ही कि किस फील्ड में मिलता है, बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड में मिलता है। गवर्नमेंट अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज साइंस टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन इन अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इंडियाज साइंटिफिक कम्युनिटी। रिनाउंड बायोकेमिस्ट गोविंदा राजन पद्मनाभन has been selected as the recipient of the inaugural Vigyan Ratna Award, the country's highest science honor for 2024। और ये भारत का साइंस की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर है। अलग अलग फील्ड के, जैसे आपको पता है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, हमारा खेल रत्न अवार्ड होता है ना, जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, फिर बाद में हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया अभी प्रेजेंट में ध्यानचंद जी के नाम पे, जिनको हम हॉकी के जादूगर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर साइंस की फील्ड में हमारे देश का हाईएस्ट साइंस ऑनर है तो वो क्या है आपका विज्ञान रत्न अवार्ड। जैसे भारत रत्न भारत का है, विज्ञान रत्न विज्ञान की फील्ड का है ना, इजीली याद कर सकते हो आप। और किसे दिया गया है ये हमारे रिनाउंड जो बायोकेमिस्ट हैं गोविंदा राजन पद्मनाभन जी को। The objective of the Rashtriya Vigyan Puraskar is to recognize the notable and inspiring contributions made by scientists, technologists, innovators, either individually or in teams across various fields of science, technology and technology lead innovation। कि बोलते ऑब्जेक्टिव के नाम से पता लग रहा है हमें कि
कोई भी हमारा इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन या नोटेबल कंट्रीब्यूशन रही है किसी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा या इनोवेटर्स के द्वारा, हो सकता है वो इंडिविजुअली रही हो या फिर टीम में भी हो सकती है, तो उस बेस पे फिर उन्हें क्या किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। द अवार्ड सेरेमनी ये हुई थी आपकी 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को हमारा क्या होता है, नेशनल स्पेस डे। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि नेशनल स्पेस डे कब होता है। नेशनल स्पेस डे होता है 23 अगस्त को। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में जब हम 3rd या 4th वीक में पहुंचेंगे, 4th वीक में पहुंचेंगे तब आ जाएगा ये आपका। नेशनल स्पेस डे क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि 23 अगस्त को ही हमने क्या किया था, जो हमारा चंद्रयान था वो आपका लैंड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recently appointed as the director of the Film and Television Institute of India, पुणे। तो जो आपके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है, उसके जो डायरेक्टर है किसे अपॉइंट कर दिया गया है, वो कर दिया गया है धीरज सिंह को। देखो फिल्म और टेलीविजन जो इंस्टीट्यूट है इसमें बड़े डायरेक्टर होते हैं, उनको बड़ा ना डाउनफॉल देखने पड़ते हैं। कभी वो बिल्कुल जैसे संभाजी महाराज के डायरेक्टर आज की डेट में बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट हो गए हैं, उसी तरीके से कुछ होते हैं कि अगर मूवी अच्छी नहीं चली तो डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसको हम अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे इंसान को अपॉइंट करेंगे जिनमें बड़ा धीरज हो, ताकि वो अप एंड डाउन्स को स्टेबल कर सके। तो धीरज से धीरज सिंह, ये है श्री धीरज सिंह जी। तो ये आपके IAS ऑफिसर हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर सर्विस में ये ऑफिसर रह चुके हैं, IAS रह चुके हैं 1995 बैच के। अब FTI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में, और पहले इसे जाना जाता था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से। द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको फिल्म और टेलीविजन एजुकेशन के ऊपर काम करता था, उसके लिए डेडिकेटेड था। FTII ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री उसके अंडर ये आती है, एक ऑटोनोमस सोसाइटी है ये, जिसको गवर्न करते हैं काउंसिल, एंड इसको लीड करने वाले कौन होते हैं, इनके डायरेक्टर। और रिकॉग्नाइज ग्लोबली फॉर इट्स एक्सीलेंस इन ऑडियो विजुअल मीडिया। FTII इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप फिल्म इंस्टीट्यूट, जो भारत के जो टॉप फिल्म इंस्टीट्यूट है उसमें से एक है आपका FTII। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the extension of the modified interest subvention scheme MISS, which of the following statement is correct? एक स्कीम है जिसका नाम है मिस, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसके रेफरेंस में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स अंडर मिस इज फिक्स्ड एट 5% पर एनम, कि गलत है, यहाँ पे 7% आएगा। आधार लिंकेज इज ऑप्शनल फॉर अवेलिंग शॉर्ट टर्म लोन्स अंडर मिस, तो यहाँ पे ऑप्शनल बोला कि जो आधार लिंकेज है वो ऑप्शनल है। आपको पता है आज की डेट में क्या आधार लिंकेज ऑप्शनल होता है? नहीं, बदले ये क्या होता है आपका जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑप्शनल कभी भी नहीं होता है। द इंटरेस्ट रेट सबवेंशन फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इज 1.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25, ये बिल्कुल करेक्ट है। द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल ओनली टू लार्ज स्केल फार्मर, नहीं, ये वाला जो आपका बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन का, ये अवेलेबल है स्मॉल स्केल फार्मर के लिए, लार्ज स्केल फार्मर्स के लिए नहीं है। RBI आस्क बैंक्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स टू फार्मर। RBI ने बोला बाकी बैंक्स को कि आप क्या करिए, शॉर्ट टर्म जो क्रॉप लोन है वो फार्मर्स को क्या करिए, दीजिए, प्रोवाइड कीजिए। The Reserve Bank of India has extended the MIS for short-term loans for agriculture and allied activities availed through Kisan Credit Card this financial year। जो उनको किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मतलब दिए हुए हैं उसके अंडर क्या किया जाएगा, ये लोन दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन होगा। The Reserve Bank has asked bank to provide short-term crop loans and short-term loans for allied activities, जैसे कि उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री आ गया, डेयरी आ गया, फिशरीज आ गया, बी कीपिंग आ गया। अगर कोई इसके ऊपर भी करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या करेगा, बैंक्स हमारे क्या देंगे, शॉर्ट टर्म लोन देंगे। अप टू एन ओवरऑल लिमिट होगी आपकी 3 लाख रुपीज की टू फार्मर्स, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 7% होगा। ऊपर उन्होंने 5 लिखा था इसलिए वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो 7% है, और कितना दिया जाएगा, लगभग आपका 3 लाख। द इंटरेस्ट रेट सबवेंशन फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इज 1.5% ऑफ द, तो कितना रहेगा इंटरेस्ट रेट सबवेंशन आपका लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, 1.5%, 24 और 25 के लिए। RBI ने एक्सटेंड किया है मिस को फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, और साथ ही साथ में अप टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज टू फार्मर्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। आई थिंक ये रिपीट हो गया, यस ये रिपीट हो गया, 2 टाइम आ गया।
Next question. In which state is the Chulanur Peafowl Sanctuary, also known as Mailadumpara, located? जो आपका चूलानूर पी फाउल सेंचुरी है वो कौन से स्टेट के अंदर है, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है मैलादुम्परा? तो मैलादुम्परा ये कहाँ पे है आपका चूलानूर पी फाउल सेंचुरी? ये है केरल के अंदर, न्यूज में था, ये आएगा आपका पक्का में, चूलानूर पी फाउल सेंचुरी। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अदिचुन चनागिरी, ये कर्नाटका के अंदर है, और जो चूलानूर है ये केरल के अंदर है, और दोनों ही आपकी पीकॉक सेंचुरी है। कौन कौन सी? कर्नाटका के अंदर है अदिचुन चुनागिरी। कर्नाटक ना नाटक कर रहे हैं, कैसे पीकॉक है, चुन चुन के खाते रहते हैं, चुना चाना ही चला रहता है इनका, है ना? तो ऐसे रख सकते हो आप याद, चुन चाना करने वाले नाटक कर रहे हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चुन चुन के खा रहे हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं। और केरला, फिर एक बच गया आपका चूलानूर, वो है केरल के अंदर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है आदि चुन चुनागिरी इन कर्नाटका एंड चुलानूर केरला के अंदर जो है उनको पीकॉक सेंचुरी। सेवरल मेजर्स आर बीइंग टेकन फॉर द, ऐसा नहीं होता कि एकदम से मिल जाता है, बहुत सारे मेजर्स मतलब चीजें देखी जाती हैं। तो सेवरल मेजर्स आर बीइंग टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेशनल बर्ड एंड द मिनिस्ट्री हैज आल्सो सेट अप ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर फॉर पीकॉक्स। तो नेशनल बर्ड, एक तो आपको पता ही है हमारा नेशनल बर्ड भी है, साथ ही साथ में जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर्स भी बनाएंगे पीकॉक के लिए, जहाँ पे इनकी ब्रीडिंग भी हो सके और इनको कंजर्व भी किया जा सके। आदिचुन चुनागिरी पीकॉक सेंचुरी इज सिचुएटेड इन नागामंगला तालुक ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट। It was first notified in 1981 and finally declared in 1999. तो बोलते जो आदिचुन चुनागिरी पीकॉक सेंचुरी है ये आपकी सिचुएटेड है आपकी कर्नाटका के अंदर, ही हमने पढ़ा था, चुन चुन के नाटक कर रहे हैं। कर्नाटका के अंदर भी कहाँ पे है ये? मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे है ये? आपके नागामंगला तालुक के अंदर। और इसको सबसे पहले नोटिफाई किया गया था 1981 में, फाइनली इसको डिक्लेयर किया गया 1999 में, 1999 में, जब कारगिल वॉर चला था। चुलानूर पी फाउल सेंचुरी और मैलादुम्परा, दूसरा नाम इसका है मैलादुम्परा, एज इट इज लोकली नोन, इज लोकेटेड इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट अगर लिखा होगा तो एकदम से आपको पता लग जाएगा कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, केरला के अंदर है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पीकॉक सेंचुरी इन 1996। तो दोनों का ध्यान रखना है आपने ना, कि जो आदिचुन चुनागिरी पीकॉक सेंचुरी है इसको कब डिक्लेयर किया गया था आपके फाइनली, तो 1999 में। और जो रही बात आपकी चोलानूर पी फाउल सेंचुरी की, जिसका दूसरा नाम मैलादुम्परा भी है, लोकल जो लोग हैं वहां के वो वर्ड यूज करते हैं मैलादुम्परा, तो उसको कब पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था? 1996 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का आपका वीक 2 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। और आपका 40 मतलब कि जो वीक 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो गए आपके कंप्लीट। एक बार इनको देख लेते हैं। लास्ट टाइम जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसका हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया था, और जो आज के क्वेश्चन हैं उनको भी फटाफट से एक बार कर लेते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने 22 से स्टार्ट किया था, डीवीएस गोल्डन सर्कल के बारे में पढ़ा था। एक प्रोग्राम था जिसको डीवीएस बैंक इंडिया ने क्या किया था, ऑफर किया था। तो उसमें ये था कि जितने भी आपके 60 साल की इंडियन सिटीजन रेजिडेंट है जो वहाँ पे रहते हैं और उससे भी ऊपर की जो एज के हैं उनके लिए क्या है, ये बड़े अच्छे से वो ऑफर लेके आए थे, है ना। उसमें साइबर इंश्योरेंस भी दिया था इन्होंने, कोई साइबर सिक्योरिटी वाला कुछ भी होता है तो 1 लाख तक का साइबर इंश्योरेंस भी दिया था। और ये है कहाँ का? सिंगापुर का था, 1968 में फाउंड हुआ था। चेयरमैन इसके पीटर सिया है, सीईओ इसके पीयूष गुप्ता है। देन हमने किया था DRTPS, जो कि आपके किसके अंदर आता है? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन के अंदर आता है। तो कौन सा हमारे देश का पहला स्टेट बन गया जिसने इसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है? तो नागालैंड किया है। तो नागालैंड के अंदर बहुत सारे नाग आ गए हैं और उन्होंने ना वहाँ पे डिजास्टर फैला दिया है। तो नागालैंड ने बोला अब बाकी स्टेट ने किया नहीं किया, मैं तो कर रहा हूँ इसको अप्लाई, इम्प्लीमेंट, क्योंकि बड़े सारे नाग आ गए हैं, उनसे डिजास्टर हो गया है। कुछ ऐसा आप प्लान करने के लिए कर सकते हो। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है उसका 4th एडिशन कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। बस इतना याद रखना है। इसके साथ ही एक होमवर्क लिख लो कि वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है।
और नेशनल हिंदी डे कब होता है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि राजस्थान का जो फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी है, अवियान एविएशन एकेडमी, उसको लॉन्च किया राजस्थान ने, है ना। राजस्थान की पहली फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां पे वो क्या करेंगे, जो भी आपके एविएशन की फील्ड की जो ट्रेनिंग होगी वो दी जाएगी। तो ये थी आपकी किशनगढ़ एयरपोर्ट के अंदर, तो वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। और वहां के सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा जी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमने नेक्स्ट किया फिर आपका कि जो QCI है, स्वराज्य फ्रेमवर्क, उसके अंदर जो शिक्षा कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे कौन रहा आपका, कौन सा स्टेट रहा, यूपी रहा था। और यूटी की बात करें तो कौन रहा था आपका, दिल्ली रहा था। 4 कैटेगरी पढ़ी थी हमने अलग अलग सी, शिक्षा की फील्ड में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। तो बस हमने शिक्षा वाला याद रखना है और हमने स्वास्थ्य वाला याद रखना है। स्वास्थ्य में वैसे बहुत सारे हैं पर रख लेना आप, याद अगर रख सकते हो, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, मिजोरम एंड मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये बहुत ही अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुणे का एक फिग है, पुरंदर फिग है, उसको GI मिला हुआ है। और वो क्या करते हैं फर्दर, आपकी जो पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो उसको जूस बनाते हैं, फिग जूस, और वो हमारे देश के अंदर बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे देश को उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, फिग जूस आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी पूरी मतलब आपका फॉर्म में होगा। तो वो कौन से देश को करेंगे हम लोग, पोलैंड को करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया, तो क्या है, वही आपके झारखंड ने किया था कि जो हेल्थ वर्कर है वो आ नहीं रहे अच्छे से, चलो उनकी अटेंडेंस अच्छे से ट्रैक हो सके, तो उसके लिए उपस्थिति पोर्टल, उपस्थिति देखनी है उनकी। फिर कल्पा सुवर्णा कोकोनट वैरायटी, तो हमने देखा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वैरायटी आपकी कोकोनट की क्या की थी, उन्होंने अनवील की थी, और साथ में 2 की थी उन्होंने कोकोआ की। तो वो आपने ध्यान रखना है। जो कल्प सुवर्णा है, ये है छोटा सा लेकिन यील्ड बहुत बढ़िया देता है, और इसका पानी भी बहुत मीठा है इस कोकोनट का। तो ये आपने बहुत, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्प सुवर्णा, कल्प शताब्दी, ये दोनों वैरायटी कोकोनट की हैं। और जो कोकोआ की वैरायटी है VTL CH1, VTL CH2, ये है कोकोआ की। फिर क्वेश्चन हमने किया कि जो सिरोपेजिया शिवरायना है, एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज, इसकी खोज की गई है, कहाँ पे की गई है, विशालगढ़ किले में की गई थी, है ना, विशालगढ़ फोर्ट में। और इनका जो नाम है सिरोपेजिया शिवरायना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्हीं को ऑनर करने के लिए, उन्हीं की याद में क्या किया है, इसको, इसका नाम दिया गया है सिरोपेजिया शिवरायना, तो विशालगढ़ फोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ा था हमने, ग्रेट टू 4 रिंग है यपथीमा कैंटिली, जो कि एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है, उसको दोबारा से रीडिस्कवर किया गया था 61 ईयर के बाद। मतलब कि इससे पहले भी थी लेकिन फिर 61 ईयर तक वो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई थी, अब दोबारा से वो रीडिस्कवर कर दिया है। कहाँ किया गया है, नामदफा नेशनल पार्क में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बाकी जो नेशनल पार्क है जैसे काजीरंगा और मानस असम के अंदर है। मणिपुर कहाँ पे है आपका, सॉरी बांदीपुर कहाँ पे है आपका, बांदीपुर है आपका कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हमने कि जो अभी हाल ही में जो कैबिनेट ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो भी इतना ज्यादा कंजेशन हो जाता है, इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक नाइटमेयर वाली सिचुएशन आ जाती है, उसको कम करना है। ऐसे अच्छी अच्छी जो 8 स्टेशन उन्होंने चूज किए थे वहां पे बनाएंगे। तो उसके लिए टोटल खर्चा कितना आएगा, आउटले 50,655 करोड़। ओके, मेरे पैड की बैटरी भी लो हो गई है, फटाफट से कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, बहुत न्यूज में था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉमिनेट कर सकते हैं 10 पर्सन को, जो भी आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली। तो वो कौन सी ड्यूटी होती है आपकी, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि टॉप एक्सपोर्टर कौन रही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फील्ड में, तो यूरोपियन यूनियन रही थी, देन आपका US था, और उसके बाद आपका ब्राजील था, फिर चाइना था, और इंडिया रहा था आपका 8th पे। 22 में भी और 23 में भी हमने अपने आप को मेंटेन रखा है। 35th क्वेश्चन हमने किया था कि कौन सी मिडिल ईस्ट जिसने ब्लॉक किया है एक्सेस टू इंस्टाग्राम को, क्योंकि उन्होंने एक फोटो जो था उसको क्या कर दिया था, पोस्ट जो था उसको रिमूव कर दिया था। तो वो कौन था आपका, वो था आपका टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हमने कि जो इकोसॉकस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बन गए थे अपनी रेस से बहुत अच्छा काम करेंगे यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक में, तो बॉब रे। फिर 37 क्वेश्चन किया था हमने, व्हाट वाज द गैस प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर 2023-24, तो ये था 36.43 BCM। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था विज्ञान रत्न अवार्ड इन बायोलॉजिकल साइंस, ये जो कि हमारी विज्ञान की फील्ड में, साइंस की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर है हमारा इंडिया का, तो ये दिया जा रहा था प्रोफेसर जी पद्मनाभ भान को।
एंड 39 क्वेश्चन कि डायरेक्टर कौन बन गए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की। तो अप्स एंड डाउन को धैर्य की जरूरत होती है, तो धीरज सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 में हमने पढ़ा कि जो मिस है उसकी उसमें हमने स्टेटमेंट देखी थी कुछ कि बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मिस क्या था आपका? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स। कुछ स्कीम्स हैं जो कि आपके जो स्मॉल स्केल के फार्मर होते हैं उनके लिए हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाए गए हैं। तो बस वही था कि इंटरेस्ट रेट आपका 7% होगा, 3 लाख तक का दिया जाएगा लोन मिनिमम। और उसके बाद साथ में अगर कोई आपका आधार लिंकेज उसमें क्या है जरूरी है, होनी चाहिए। और जो इंटरेस्ट रेट सबवेंशन है वो कितना होना चाहिए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए? वो होगा आपका 1.5%। देन था हमारा लास्ट क्वेश्चन कि कौन से स्टेट में चुलानूर पी फाउल सेंचुरी, जिसको वहां के लोकल लोग महिला दुम्परा के नाम से जानते हैं या बोलते हैं, वो कहाँ पे है? तो दो ही तो पड़ी थी हमने, एक कर्नाटक में था जो चुन चुन के खा रहे थे पीकॉक, तो और एक था आपका चुलानूर, और ये था आपका केरल के अंदर। और जो अदि चुन चुनागिरी था ये था आपका कर्नाटका के अंदर। तो दो हैं, और उसमें से जो अदि चुन चुनागिरी था ये आपको 1999 में डिक्लेयर कर दिया गया थी पीकॉक सेंचुरी, और उसके बाद आपका जो केरल वाला है ये 1996 में। तो इसी के साथ होता है हमारा वीक 2 पूरी तरह से कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।